गया है। और अर्नव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत उस्तगी सीईओ वाइस इन्वेस्ट भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। हेमंत जी स्वागत है आपका। और चलिए सीधा आप दर्शकों से जुड़ते हैं, जहां पर हमारे साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि दर्शकों के साथ संपर्क हमारा किया जाए। और अनुराग पांडे साहब को हम फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत जी, लेकिन जब तक वो फ़ोन पर आते हैं तब तक उनका सवाल आपके पास भी होगा। उन्होंने अपनी सैलरी बताई है 8.25 लाख ईयरली, और ऐसे में पुराने टैक्स सिस्टम में कुछ निवेश पर टैक्स छूट क्या मिल सकती है, ये इनका सवाल है। जी बिल्कुल। अगर जैसे उन्होंने कहा कि 8.25 लाख की इनकी ग्रॉस इनकम है, और इन्होंने ये भी कहा है कि वो जानना चाहते हैं कि वो जो ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम में वो जाएं कि नहीं जाएं न्यू रिजीम में। तो अगर मैं बात करूं जो अनाउंसमेंट यूनियन बजट 2023 में हुई है, उसको मैं कंसिडर करके चलूं, और ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस वो डिपेंड करेगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है अभी अगर ये ओल्ड रिजीम में है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि ओल्ड रिजीम में अभी भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं और मिलते रहेंगे, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट अगर मैं ये मान के चलूं कि इन्होंने एटीसी का पूरा 1,50,000 का रिबेट लिया है, लेते हैं, अगर लिया ले सकते हैं, और उसके साथ में अगर मेडिकल इंश्योरेंस है 25,000, या जो सेविंग बैंक जो इंटरेस्ट है वो करीब 5,000, जस्ट एक एज्यूम करके चल रहा हूँ, इतना अगर वो लेते हैं, तब जो नया रिजीम जो अनाउंस हुआ है अभी बजट में और जो ओल्ड रिजीम है, दोनों के बीच में 1,000 पे टैक्स का फर्क पड़ेगा। यानी ओल्ड रिजीम में उनको थोड़ा फायदा होगा 1,000 रुपए का। सो क्लियरली अगर ये 50,000 अगर वो एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो 10,000 पे और फर्क पड़ेगा, तो कुल मिला के करीब 11,000 का फर्क पड़ेगा। तो जैसा हमने देखा कि वो डिपेंड करता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है। ऑब्वियसली आगे जाके ये भी फर्क पड़ेगा कि इनकम कितनी है, और उनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो हर साल आप देख सकते हैं कि आपके लिए वो क्या सूटेबल है, जब तक सरकार उसको आगे जाके बदलती नहीं है। तो ये कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है। अगेन वो जैसा मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर यहाँ पे ये है कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं टैक्स बचाने के लिए। चलिए, तो फ़ोन लाइन पर तो हमारे पास नहीं मिल सके हमें अनुराग, तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि इनको सलाह समझ में आ गई हो। सुजॉय कुमार साहब फ़ोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। बताइए सर। मैडम आपको मैं प्रश्न भेजा, आप थोड़ा उसको बोलिए। जी जी बिल्कुल, आपका सवाल हमारे पास है। 20 साल के लिए आपने निवेश करना है, 2.5 करोड़ आपका लक्ष्य है, और आपके पास 10 लाख रुपए लमसम 10 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं। घर बनाना है आपको 60 से 65 लाख का, और बेटी की पढ़ाई के लिए ये कुल मिला के जो आपको राशि चाहिए, और उसी के लिए आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चाहिए। सर मुझे एक बात समझनी थी आपसे। 12,000 की आप एसआईपी जो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि आपने अभी तक अच्छा आप शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने शुरू करना चाहता हूं पढ़ाई जी, बेटी की पढ़ाई और घर बनाने का जो कॉर्पस है 60 to 65 लाख का, वो मुझे बताएं पर्याप्त होगा आपके लिए? मैडम अभी तो मैंने सोच के रखा, आगे जाके पता नहीं, अभी कोशिश करें इतना टारगेट होने के लिए। और उससे अलावा मैं 12,000 से एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ, धीरे धीरे बढ़ाना भी चाहता हूँ। आप थोड़ा गाइड करेंगे, पोर्टफोलियो लाइफ टाइम के लिए थोड़ा हेल्प होगा। बिल्कुल सर, वही काम है हमारा और वही हमारे शो का उद्देश्य भी है। अर्नव जी, क्या रणनीति आप इनको सुझा रहे हैं? देखिए, उनका जो रिटायरमेंट का गोल है, उन्होंने उसके लिए जो बजट किया है वो उनको एक 2.5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, 20 साल का समय है। तो अगर हम एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 12% पकड़ के चलते हैं ओवर दिस एंटायर टाइम पीरियड, तो उसमें तकरीबन उनको 25,000 पर मंथ का निवेश करना पड़ेगा। तो ये एक एसआईपी अपने रिटायरमेंट के लिए उनको एक 25,000 पर मंथ की करनी पड़ेगी। तो ये एक बात हो गई। अब आज की तारीख में अगर वो कह रहे हैं कि उनके पास 12,000 से शुरुआत कर सकते हैं, तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि जो भी रकम से आप शुरुआत कर सकते हैं वो आपको करनी चाहिए, और आगे जाते हुए बढ़ाते बढ़ाते ये रकम आपके इंटेंडेड अमाउंट तक पहुंच जानी चाहिए। दूसरी बात आती है जो दूसरे 2 गोल्स है, तो उसके लिए जो इनके पास एक लमसम अमाउंट है, तो मेरे हिसाब से ये जो लमसम अमाउंट है वो भी, क्योंकि ये गोल्स लंबे हैं, यानी कि समय उनके लिए थोड़ा ज्यादा है,
तो वो भी उनको एक इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो में डालना चाहिए। जो रिटायरमेंट का गोल है उसके लिए भी वो एक इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो डाल सकते हैं। लेकिन ये जब जो दूसरे गोल्स हैं वो जब करीब आ जाए यानी कि 2 साल उसमें बाकी हो या बचे हुए हो, तब उनको जो इक्विटी से इकट्ठा हुई रकम है वो उनको धीरे धीरे डेट की ओर चेंज कर देना चाहिए। तो इसी से क्या होता है कि जब आपका गोल पास में आए तब आप ये इंश्योर कर लेते हैं कि आपका कॉर्पस जो है वो बचा रहे, और इसलिए आप जब अपने गोल्स के सामने आ जाते हैं तब वो आपके पास रकम हाथ में रहती है। तो मेरे हिसाब से ये जो 10 लाख की रकम है वो भी उनको रेगुलरली यानी कि एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान से इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में डालने चाहिए, और जो 12,000 की है वो भी एक पोर्टफोलियो में डालनी चाहिए। मेरे हिसाब से इनके पोर्टफोलियो में एक लार्ज एंड मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप फंड, अगर ये 4 फंड से पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनके पास 12,000 है तो 3-3 हजार ये 4 फंड में डाल सकते हैं, और फिर जैसे जैसे रकम बढ़ती जाए तब वो इन फंड्स में ज्यादा रकम ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से जो 10 लाख की रकम है वो भी इस 4 कैटेगरी के फंड में ही उनको एसटीपी करनी चाहिए, तो उससे एक अच्छा कॉर्पस वो बना सकते हैं और अपने गोल्स के लिए एलोकेट कर सकते हैं। तो जय कुमार जी, आपको सलाह समझ में आई जो आपको अर्नब जी ने दी? कोई सवाल आपने पूछना है उनसे? सर आप थोड़ा फंड बता दीजिए, मैं उसमें पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ, थोड़ा हेल्प होगा। जी, अगर हमने जो 4 कैटेगरी की बात की, तो जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है वहां पर आप कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटी फंड चूज कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग परिक का फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छा फंड है जो वैल्यू ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। जो मिड कैप सेगमेंट है वहां पर कोटक का इमर्जिंग इक्विटीज फंड एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, और स्मॉल कैप कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। आप ये फंड्स को देखकर उनमें शुरुआत कर सकते हैं, और जैसे मैंने कहा आप एलोकेट अमाउंट भी वहां पर कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आगे जाते हुए रेगुलर टाइम इंटरवल्स इन सभी फंड का परफॉर्मेंस भी थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता चले कि वो अपने आपके गोल्स की और वो बढ़ रहे हैं, और अगर कंसिस्टेंटली 2-3 साल के लिए अगर कोई फंड परफॉर्म नहीं करता तब उसको ही बदलने की आपको सोचना चाहिए। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद सुजय जी, आपने सवाल अपना भेजा हमें। आगे बढ़ेंगे। रचना महेश्वरी जी क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ? हाँ, नमस्ते सर, मैं रचना महेश्वरी सूरत से बोल रही हूँ। नमस्ते रचना, कैसी हैं आप? मैं रचना, एकदम कैसी अच्छी हैं हूँ। आप? बहुत बढ़िया। मेरा थोड़ा जी। सा ही मुझे शुरू से ही इन्वेस्टमेंट में मेरा शुरू से ही था कि रुचि रही है इन्वेस्टमेंट में, अच्छा, लेकिन अच्छा। मेरे को प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलने की वजह से मैं मतलब फंड्स का मुझे नॉलेज है, लेकिन फिर भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अपने आप से चूज कर पाऊँ। तो Got it, मुझे okay. आपसे यही सजेशन लेना था कि नेक्स्ट 5 इयर्स में मुझे 50 लाख का कॉर्पस इकट्ठा करना है, तो मुझे कौन से वो बेस्ट फंड्स हैं जो मुझे 50 लाख का कॉर्पस दे सकते हैं, और Alright, कितना जी। कितना मुझे एलोकेट करना चाहिए? ऑलराइट, फिलहाल आप कितना निवेश कर पाएंगी? मैं 25,000 या 30,000 तक भी पर फंड में एलोकेट कर सकती हूँ। पर फंड में कि ये टोटल अमाउंट होगा एसआईपी पर का? फंड 40 या 50 तक भी मैं जा सकती हूँ। ओके, हेमंत जी बताएं। देखिए कविता, यहाँ पे उन्होंने कहा कि इनका जो टाइम होराइजन है वो 5 साल है, और जो टारगेट है वो 50 लाख। क्योंकि इन्होंने कहा कि ये हर महीने इन्वेस्ट कर सकती हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो एसआईपी से इन्वेस्ट करने की होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो आपको अपना टाइम होराइजन देखना है, और एक रेट ऑफ रिटर्न को एज्यूम करके चलना है, ताकि आप देख सके कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। 5 साल के समय में अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड होगा वो करीब 2.5 साल होगा। वो बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है, तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। जो हम रेट एज्यूम करके चल रहे हैं वो हम अगर 10% मान के चलें, क्योंकि
जनरली हम 12% का रिटर्न मानते हैं अगर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे समय उतना ज्यादा नहीं है, तो हम 10% की रिटर्न मान के चलते हैं। तो उसमें 5 साल में अगर आपको ये टारगेट बनाना रचना 50 लाख का, तो आपको 65,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि टाइम होराइजन बहुत लंबा नहीं है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा डेफिनेटली कि आप 100% पैसा जो है वो इक्विटी में लगाएं। तो मैं ये चाहूंगा कि करीब 70% पैसा आपका इक्विटी हाइब्रिड फंड में लगे और 30% इक्विटी फंड में, वो भी ऐसे इक्विटी फंड में जहां पे लार्ज कैप का थोड़ा सा बायस हो, यानी एक्सपोजर लार्ज कैप का थोड़ा सा ज्यादा हो। तो 5 फंड आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और क्योंकि आपने कहा है कि आपको अमाउंट भी जानना है कि कितना आप इन्वेस्ट करें, तो जैसे हाइब्रिड में 3 फंड है, ICICI Pru इक्विटी एंड डेट, उसमें आप 15,000 इन्वेस्ट कीजिए। इनफैक्ट तीनों जो हाइब्रिड फंड मैं आपको बता रहा हूँ उनमें 15,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ICICI Pru इक्विटी एंड डेट, कोटक इक्विटी हाइब्रिड और SBI इक्विटी हाइब्रिड, ये 3 फंड हैं हाइब्रिड कैटेगरी में। और 2 फंड जो इक्विटी में जो आप देख सकते हैं वो है ICICI Pru लार्ज एंड मिड कैप फंड और HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। जैसा कि नाम से पता चलता है ये 2 सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, बट ज्यादा जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप में होगा। तो ये 5 फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। 65,000 आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपकी कैपेसिटी उतनी पूरा इन्वेस्ट करने की नहीं है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। रचना जी, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन क्या कोई सवाल आपने पूछना है हेमंत जी से? हाँ जी, मैं ये चीज समझना चाह रही थी कि ये फंड्स के साथ साथ क्या मैं स्मॉल केस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ अपने कॉर्पस को, मतलब ताकि मेरा कॉर्पस का जो अमाउंट है वो फुलफिल हो पाए, ऐसा कोई स्मॉल केस है? हेमंत जी, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, आपके पास ऑप्शन हमेशा, अगर आप स्मॉल कैप की बात करें, ये काफी सेगमेंट है, आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहेगी कि आप ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो अपना मत बनाइए। तो ये इसीलिए मैंने आपको जो इक्विटी हाइब्रिड और ये लार्ज एंड मिड कैप 2 कैटेगरी के फंड आपको रिकमेंड किए। ऑल द बेस्ट रचना। शो को आगे बढ़ाएंगे, सीधा रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। अर्नव जी, आपका गुरु मंत्र क्या होगा आज का? जब भी आप इक्विटी की तरफ देखें तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास में एक रिस्क होता ही है। तो ये रिस्क फिर जब जिस प्रकार से आप इक्विटी में अपने इंस्ट्रूमेंट चूज करते हैं, उससे या तो आप इसे थोड़ा स्टेबल कर सकते हैं या इसको और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप इक्विटी में ये भी आपको सोचना चाहिए कि सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न की ओर मत देखिए, किस प्रकार से आप रिस्क कंट्रोल कर सके और रिस्क आपके मुताबिक कंट्रोल कर सके, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। तभी ही आपको जब भी कोई वॉलेटाइल समय हो, जब भी टफ समय हो, तब उसे राइड आउट करने में आपको इससे मदद मिलेगी। हेमंत जी, आपका गुरु मंत्र? कविता, मेरी सलाह उन टैक्स पेयर्स के लिए है जो अगले साल से अगर न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि उसमें हो सकता है आपके पास आपके हाथ में ज्यादा पैसा हो, तो जो कंजम्पशन और जो आपकी फ्यूचर की प्लानिंग है, दोनों में बैलेंस करके चलिए। डोंट गेट कैरिड अवे, क्योंकि आपके जब आप न्यू रिजीम में जाएंगे तो आपकी जो फ्यूचर की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो पूरी आपके हाथ में, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट ज्यादा होंगे, लेकिन आपको इन दोनों के बीच में बैलेंस करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप फ्यूचर को इग्नोर करके ज्यादा पैसा कंज्यूम करें। तो ध्यान रखिए कि इन दोनों में अपना बैलेंस करके चलिए। चलिए, इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया और मुझे भी इजाजत दे। जाते जाते नंबर आपकी स्क्रीन पर छोड़े जा रही हूँ, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर अपने सवाल हमें भेजिए और हम कराएंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नमस्कार।